नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए पेपर लेकर आया हूँ, एक्चुअली ये कोई पेपर नहीं है, बस बीएड थर्ड सेमेस्टर के मेरे सारे दोस्तों के लिए एक कुछ छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट है, जो कि आपको आके आपके एग्जाम में तैयारी करने में थोड़ी मदद कर सकती है। बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करता हूँ, बस मैं प्रश्नों को पढ़ देता हूँ, आप उनको बिल्कुल भली-भांति तैयार कर लें। वैसे उम्मीद करता हूँ अभी आप लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी। शायद ही कुछ प्रश्न रह गए होंगे, तो आप एक बार को इन प्रश्नों से मैच कर लें कि आपने इन प्रश्नों को देखा है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और आपको इनको करने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि लिंग, विद्यालय और समाज में अगर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, तो हम इन प्रश्नों को देख सकते हैं। जैसे कि लिंग एवं सेक्स से आप क्या समझते हो? ये सारे 2 नंबर के प्रश्न हैं, आप लेकिन इनको जब पढ़ लेंगे, अगर आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लेते हैं, तो आपके जो अन्य प्रश्न होते हैं अन्य खंडों में, यानी कि जो सेक्शन बी और सेक्शन सी में होते हैं, आप उन प्रश्नों को भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इतने प्रश्न पढ़ने का मतलब ये होता है कि इससे संबंधित और सारे प्रश्न आप बिल्कुल भली-भांति कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, लिंग एवं सेक्स से आप क्या समझते हैं? नारीवाद की अवधारणा क्या है? नारी सशक्तिकरण की परिभाषा, यौन अधिकार, उदारवादी नारीवाद। अब यहाँ पे उदारवादी नारीवाद है, कई बार रेडिकल नारीवाद भी आता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। यौन अधिकार है, दहेज के प्रति प्रताड़ना, इस तरह की जो चीजें हैं, आपके दहेज निरोधक कानून है, आपका कार्यस्थल पे जो महिलाओं के जो यौन हिंसा होती है उसके प्रति जो कानून निकले, इस तरह की सारी चीजें दोस्तों आप जरूर तैयार कर ले। इसके अलावा चलते हैं पाठ्य पुस्तकों में लिंग विभेद के विभिन्न स्वरूप। अब पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से या पाठ्य पुस्तकें जो हम लोग अभी विद्यालयों में, किताबों में या कहीं भी पढ़ते हैं, उनमें महिलाओं का जो प्रस्तुतिकरण है उसके बारे में बात कर रहा, तो आप इसमें अच्छे पॉइंट्स ऐड करिएगा अपने एग्जाम में जब भी आए। आगे प्रश्न को देखते हैं, सामाजिकरण क्या है? इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं आपको, तो एक सामाजिकरण की परिभाषा को समझ लें। संबंधित प्रश्नों का आप अपनी आवश्यकता अनुसार वहां पे बदल लीजिएगा अपने उत्तर को, और जरूर लिखें, कोई प्रश्न छोड़े ना। जनसंचार के माध्यमों का वर्णन करें। दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न आए कि जनसंचार या इस तरह के टेक्निकल प्रश्न आए, तो इनको आप वर्गीकृत करें, यानी कि टाइप्स में लिखें कि भाई जनसंचार का ये तरीका होता है, ये तरीका होता है, ये तरीका होता है, यानी कि जैसे कि प्रिंट हो सकता है, आपका आपका ऑडियो विजुअल है, आजकल तो इंटरनेट भी है, तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर दें उनको। अगले प्रश्न में चलते हैं, समुदाय और जाति को परिभाषित करें। इसी में आपका वर्ण भी आ सकता है, समुदाय, जाति, वर्ण, इस तरह की चीजें, तो आप इनको पढ़ लें, इनके बीच का मुख्य अंतर समझें और ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें अगर आप समझ लेंगे, तो संबंधित प्रश्न भी आप कर सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ये जो, तो जैसा कि नाम है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट मुस्कान बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। जननी सुरक्षा योजना पिछले पुराने वर्षों में भी आया हुआ है, लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा इसको। मंगल दिवस आयोजन, जो किशोर युवतियों के लिए होता है, महीने के चौथे मंगलवार को ये आयोजित किया जाता है, तो आप इसको पढ़ लें। स्त्री शिक्षा एवं विभिन्न संवैधानिक प्रावधान, जैसे कि संविधान में हमारे, या संविधान की प्रस्तावना में, हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में जो चीजें वर्णित हैं, जो अनुच्छेदों में दिया हुआ है, या कुछ संविधान संशोधन के, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको समझना है, और ऐसे प्रश्नों में वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। लिंग समानता, साथ ही साथ में अगर आप इसमें एक प्रश्न और भी साथ में जोड़ लें कि लिंग असमानता, तो ये सारी चीजें आप तैयार कर सकते हैं। अगर हम लोग 8 नंबर वाले प्रश्न की ओर बढ़े, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का क्या महत्व है? भाई, शिक्षा किस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाती है? राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति 1958-59 के प्रमुख सुझावों का वर्णन करें। तो इस तरह की जो कमेटियां बनी हैं दोस्तों, चाहे जो महिलाओं के लिए जो सिफारिशें की गई हैं, विभिन्न तरह के जो कमेटियों और जो संगठनों द्वारा, वो जरूर एक बार आप ध्यान कर लें। कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं जो सभी जगह आप लिख सकते हैं, तो इस तरह से कुछ मुख्य पॉइंट तैयार कर लें। कोई भी आपका आए, जैसे कि समितियां, तो उसमें करीब करीब समान ही होती हैं, आप मिला के देख सकते हैं। तो मुख्य बिंदु तैयार कर लें, आप सारे प्रश्नों में लिख सकते हैं, आधा प्रश्न हर बार आप तैयार कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों में लिंग लिंग विभेद पर टिप्पणी लिखें। तो जैसा हम लोगों ने बात करा था, पुस्तकों में किस प्रकार से महिला और पुरुष के बीच में अंतर किया जाता है, या उस तरह से प्रस्तुतिकरण होता है, वो सारी चीजें आपको लिखनी होंगी वहां पे। लैंगिक असमानता में जनसंचार साधनों की भूमिका का वर्णन करें। अब लैंगिक असमानता, यानी कि जो लिंग के आधार पर असमानता है, इसको बढ़ावा देने में जनसंचार के माध्यमों का, या उसको उसके बारे में जागरूकता फैलाने में आपकी, या उसको
को बढ़ावा देने में या इसके प्रति जो भी नकारात्मक सकारात्मक जो भी चीजें, इस तरह की चीजों को आप पढ़ लें। जैसा भी प्रश्न आएगा यहाँ पे असमानता के बारे में पूछा, हो सकता है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, तो भी आप अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि लैंगिक समानता को कैसे जनसंचार के माध्यम बढ़ाते हैं, तो आप तब भी लिख सकते हैं वहां पर। तो तैयार करें दोस्तों। मैं ज्यादा प्रश्नों में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी अपनी तैयारी भली भांति करी होगी, तो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपने जो भी चीजें तैयार की उनको बार बार रिवाइज करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लैंगिक समानता हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं का उल्लेख करें। मैंने गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, एनजीओ द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो अच्छे कार्यक्रम है, उनके बारे में आप पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़िए जो आपके अभी सिलेबस में, कुछ भी बाहर का ना पढ़ें। लेकिन हर एक टॉपिक जो सिलेबस में लिखा है उसको जरूर 1 से 2 बार देख लें। बिल्कुल भी हर एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। वर्ग, जातियों, धर्म और भाषाओं की विविधता का विशेष संदर्भ देते हुए भारतीय समाज की संरचना की व्याख्या कीजिए। भारत में कार्यरत महिलाएं किस प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करती हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। तो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है इस बार बिल्कुल आएगा। और मैंने जैसा आपको कहा दोस्तों कि सिर्फ सिलेबस को ही पढ़ें, उसमें जो पॉइंट लिखे उनको पढ़ें। फालतू बिल्कुल चीजें ना, अभी नहीं ध्यान देने का समय है आपके पास, अब बाद में बिल्कुल पढ़ सकते हैं उसको। अगली चीजें हैं पितृसत्तात्मक समाज अर्थ, यानी कि इसकी विशेषताओं के बारे में भी लिखना है। यानी कि जो आपकी पितृसत्तात्मक समाज होते हैं उसकी विशेषताएं, कैसे उसका सृजन हुआ, क्या उसका महत्व है, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे देंगी। लिंग समानता में परिवार की भूमिका का वर्णन किया। यहाँ पे समानता यानी कि बेटे बेटी को समान अवसर देने जैसी चीजों के बारे में हमको समझाना होगा यहाँ पे इन प्रश्नों में। सामाजिकरण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। भाई शिक्षक किस तरह से सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें मदद करता है, विद्यालय का वातावरण कैसा बना देता है कि सामाजिकरण हो। इस तरह की चीजों को आपको सोच के थोड़ा सा ध्यान दे के लिखना है। सरल प्रश्न है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा की अवस्था, यानी कि भारत में आजादी के पश्चात जो भी विकास हुआ है महिला क्षेत्र में, महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं, समाज में जो भी एनजीओ द्वारा या फिर समाज में जो खुद के लोग हैं उनके द्वारा क्या समाज में काम किया गया है, जिससे कि महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा में योगदान हो, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे लिखना है। शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिला सशक्तिकरण और शिक्षा आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को बल देते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो मैंने आपको कहा दोस्तों कि यहाँ ये अगर आधा भी आप पोर्शन तैयार कर लेते हैं अपने सिलेबस का, तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो अच्छे से तैयार कर ले, सिलेबस का कोई भी पॉइंट ना छोड़े। चलिए दोस्तों अगले सेक्शन में चलते हैं हम लोग। अब समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में देखिए पहला प्रश्न है कि अति लघु उत्तरीय, यानी कि 2 अंक वाले प्रश्नों के लिए बात कर रहा हूं मैं। समावेशी शिक्षा क्या है? दृष्टि बाधित बच्चों की 4 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों देखिए मैं तो ये कहूंगा आपको कि आप जितने भी टॉपिक है, मैं बार बार भी बोला, सिलेबस का हर एक पॉइंट आप पढ़ लें, आप पूरे अंक ला सकते हैं। 70, 75, 80 ये भी यहाँ पे आए हैं मेरे दोस्तों के, मेरे नहीं आए हैं लेकिन आप लोग बिल्कुल ला सकते हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आपने ऐसी तैयारी की है। और भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सभी मेरे दोस्तों मित्रों की, जो चैनल से जुड़े, जो नहीं भी जुड़े हैं, उनकी परीक्षा में अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण हो पाए, अच्छे उत्तर लिखें आप लोग। तो प्रश्नों को तैयार करने, सिलेबस का कोई भी पॉइंट ना छोड़े प्लीज। दृष्टि बाधित बच्चों की 4 विशेषताएं लिखें। इस तरह से आपके जितने भी बाधाएं हैं, चाहे आप जिस तरह की शारीरिक विषमताओं से संबंधित जो भी टॉपिक के नाम है ना, आप उनके बारे में पढ़ लें, परिभाषा लिख लें, उनकी कुछ विशेषताएं समझ लें। ज्यादातर विशेषताएं करीब करीब समान ही होती है, इसलिए कुछ मुख्य बिंदु आप याद कर लें, हर प्रश्न में आप लिख सकते हो उनको कहीं ना कहीं। अधिगम अक्षमता से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा के लाभ, एनसीएफ 2005 की 4 विशेषताएं, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में भी पढ़ लें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों की 4 विशेषताएं, तो भाई ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आएगा ये, मुझे पूरी उम्मीद है, आप बिल्कुल तैयार कर लें। आकलन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है? तो बिल्कुल आकलन और मूल्यांकन की परिभाषा लिखिएगा यहाँ पे, और चाहे तो एक उदाहरण दे दें साथ में। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आने वाली 4 समस्याओं का वर्णन करें। सरल से लिख दें, अच्छे से हाईलाइट करके लिखें आप, आपका ये प्रश्न में दम आएगा और आपको अच्छे अंक बिल्कुल मिलेंगे। बुद्धि लब्धि को परिभाषित कर दे, फॉर्मूला जरूर लिखें इसमें। ऑटिज्म क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, इस तरह की चीजें, शारीरिक अक्षमता संबंधित जितनी भी बीमारियों के नाम आपके सिलेबस में लिखे हैं दोस्तों,
बिल्कुल भी स्किप ना करें, वहाँ से आप क्या जाएँगे। क्योंकि मैंने पुराने प्रश्नों को जो जब मैंने पेपर दिया है, मैंने ये अनुभव किया है, सिलेबस का हर एक टॉपिक पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और ये खास तौर पे 2 नंबर वाले प्रश्न ना तो उस टॉपिक से ही आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल उनको ना छोड़ें। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। समावेशी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। समावेशी शिक्षा के लिए समाज एवं स्कूल वातावरण का वर्णन मतलब किस तरह का वातावरण होना चाहिए। ये सारे कॉमन से प्रश्न हैं, आप इनको सोच के लिखें, पॉइंट्स जरूर बना के लिखिएगा परीक्षा में। विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। इसी तरह से आपके दृष्टिबाधित बच्चों को हो, श्रवण बाधित बच्चों को हो, या मूक बधिर बच्चे हैं, तो इस तरह की जो भी शारीरिक अक्षमताएं हैं उनके बारे में आप पढ़ लें, उनका वर्गीकरण देख लें, उनका क्लासिफिकेशन देख लें, आप तैयार कर लें। और जनरल चीजें और परीक्षा में लिखते वक्त बिल्कुल ध्यान रखें, आप अपने खुद के अनुभव से उत्तर लिखेंगे और थोड़ा सा किताबों से जो ज्ञान लिया है आपने उन सारों को मिलाकर लिखें, सब चीजों को संयुक्त रूप में लिखेंगे, आपका प्रश्न बहुत ही जो प्रस्तुतिकरण होगा अच्छा होगा प्रश्न का। अब प्रतिभावान छात्रों के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, वर्णन करें। शारीरिक अक्षमता या असमर्थता से आप क्या समझते हैं। समावेशी शिक्षा में तकनीक का क्या योगदान है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं को दूर करने के तरीके का वर्णन कीजिए। विशिष्ट शिक्षा हेतु शिक्षक में किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। मतलब ये विशिष्ट शिक्षा देना है, स्पेशल एजुकेशन देना है, तो उसके अंदर वो कौन से गुण होने चाहिए जो कि इस कार्य को करने में मदद करते हैं, होना परम आवश्यक, ताकि वो शिक्षा सही तरीके से सार्थक रूप में दी जा सके। प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षण के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये लिखना है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत जो उसके प्रशासन में उसके जो उसको क्रियान्वित करने में जो समस्या आती हैं उनको यहाँ पे उल्लेख करना है। चले दोस्तों, अगले प्रश्न को देख ले। दीर्घ स्तरीय, माफ करिएगा थोड़ा सा जूम कर दिया। दीर्घ उत्तरीय में मंद अधिगामी बालक का क्या अर्थ है। मंद अधिगम बालक के शिक्षण विधियों का उल्लेख करें। मतलब जो मंद स्लो लर्नर्स हैं उनकी शिक्षा के बारे में आपको किस तरह के आयोजन किए जाने, किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की स्कूल में संरचना होनी चाहिए, डेस्क, टीचर, ओवरहेड, प्रोजेक्टर, इस तरह की चीजों के बारे में आपको विधिवत लिखना है। सही से लिखें, आप लिख सकते हैं आप। मूल्यांकन के अर्थ एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन की क्या उपादेयता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। एक रूप से पिछड़े बालक के लिए किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण के एवं श्रवण बाधिता के कारणों पर प्रकाश डालें। समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। एकीकृत और समावेशी शिक्षा में प्रमुख अंतर क्या है। विद्यालय में समावेशन को अग्रसर करने वाली प्रमुख नीतियों एवं कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये